नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं हूं महावीर समता संदेश के इस कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ में हैं संपादक महोदय हिम्मत सेठ साहब। सेठ साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि पहले भी आप जानते हैं, एक वीडियो हमने इससे पहले भी बनाया है दोस्तों, और वो वीडियो जो डेडिकेटेड था किसानों को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर हमने बात करी थी और इनसे जाना था कि उस आंदोलन की क्या एक मुख्य वजह है जिस वजह से किसान सड़कों पर आया था। तो इन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे तर्कों के साथ में, तथ्यों के साथ में अपनी बात को रखा था, सरकार के समक्ष कुछ सुझाव भी रखे थे। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है और देश भर की जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, जिनसे बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो है रेलवे के निजीकरण को लेकर, कि जो रेलवे का जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, क्या ये मतलब जनमानस को प्रभावित करेगा। सरकार का ये कोई छोटा फैसला नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है। जानते हैं सेठ साहब से कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। ऐसा है रक्षित जी कि रेलवे के निजीकरण के ऊपर बातचीत करें अपन जी। उसके पहले मैं उदयपुर में दो संस्थाएं निजी हुई जी। अटल बिहारी वाजपेयी के राज में 2002 में। अच्छा, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, 2 मिनट उसकी बात करेंगे और उसके बाद अपन रेलवे के निजीकरण पे आएंगे, ठीक है। तो बात यह है कि 2002 में एक तो लक्ष्मी विलास का रिजर्वेशन हुआ, ये निजीकरण हुआ था। अच्छा। और लक्ष्मी विलास पैलेस होटल जी। जो अभी बहुत सुर्खियों में है, अखबारों में। हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा उस पर ज़रा बात कर लें एक जरा, उसके बाद अपन दूसरी बात करेंगे। तो उस समय मतलब 2002 में जो कॉस्ट उसकी वैल्यूअर ने बताई थी वो थी 252 करोड़ रुपए जी, और बेच दिया 7.5 करोड़ रुपए में। अच्छा। तो निजीकरण का एक इससे बढ़िया एग्जाम्पल, मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल है लेकिन ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा। कि निजीकरण से किसको लाभ होता है। ओके, सीधा है, स्पष्ट है ना। और उसके बाद वहाँ पे कितना स्टाफ कम हुआ, कितनी ज़मीनें उन्होंने कब्जे की, कितना वहाँ डेवलपमेंट किया, क्या किया, वो एक अलग बात है सारी। लेकिन इनिशियली जो 252 करोड़ रुपए की चीज़ थी वो 7.5 करोड़ में बेच दी। और आज जो है सीबीआई ने पहले तो उसको क्लीन चिट दे दी थी, अभी दूसरी बार जो है फिर खड़ा हुआ वो केस। तो उसके ऊपर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको सरकार जो है अपने हाथ में ले, कलेक्टर को आदेश दिया है। और उन लोगों को जो अरुण शौरी और जो उस समय के लोग थे उन पे केस चलाने की बात कही है। अच्छा। तो एक तो ये है एग्जाम्पल। ठीक बात है। दूसरा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान जिंक का। जी। हिंदुस्तान जिंक भी 2002 में प्राइवेट हुआ था। मतलब इससे पहले ये एक तरह से सरकारी उपकरण था। बिल्कुल सरकारी उपकरण था। इसकी अगर डिटेल आप चाहो तो ये एक्चुअली एमसीआई एक कंपनी थी, मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा। जिसकी जवाहर माइंस भी थी। जवाहर माइंस पहले अलग थी और उसी ने ये हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर के नाम से यहाँ पे एमसीआई का जिंक स्मेल्टर के नाम से लगाया था। अच्छा। लगाना शुरू किया था। उसके पास पैसों की कमी थी। सरकार ने उसको लोन की कोई मदद नहीं की, मतलब जो की होगी उससे भी ज़्यादा चाहिए था, उसको नहीं की। बिरला वगैरह ने से उसने कोशिश की, तो उस समय का निजी क्षेत्र जो है उस समय किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें। हालांकि वो भी निजी था लेकिन किसी ने भी उसमें निवेश करने की ज़रूरत नहीं समझी। और फिर हुआ ये कि सरकार को उस समय क्योंकि जिंक की ज़रूरत थी और 1965 में हम पाकिस्तान से वार लड़ चुके थे और हमारे जो गोला बारूद बनते हैं उसके अंदर जिंक की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने इसका नेशनलाइजेशन किया। और फिर 1 साल में इसको पूरा किया और 67 में ये चालू हो गया। 66 में शायद नेशनलाइजेशन किया। उस समय इसका एक एक्ट बना था 1966 में, संसद से एक एक्ट बन के फिर इसका नेशनलाइजेशन हुआ। अब इसका विनिवेशीकरण हुआ 2002 में। उसके पहले सरकार ने, मतलब सरकारी कंपनी रहते हुए कभी घाटे में नहीं थी ये कंपनी, हमेशा प्रॉफिट कमाया और अच्छा प्रॉफिट कमाया जी। और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी
उससे मिला है, मुहैया कराया। जी। उदयपुर में तो ये माना जाता था कि भाई अगर हिंदुस्तान जिंक नहीं होती तो उदयपुर के बच्चे जो है सब मारे मारे फिर रहे होते हैं। इतने लोगों को रोजगार दिया था। ठीक है सर, मुद्दे पर थोड़ा आते हैं और बात करते हैं रेलवे नहीं, का। वो 1 मिनट और लगेगा इसमें जी। कि उसके बाद इसको जो बेचा, जी। तो बेचने जितने में उसने खरीदा 65% शेयर खरीदे, जितने में उसने खरीदे उसके 1 साल के अंदर अंदर उसने उसका डबल कबाड़ बेच दिया। अच्छा, तो ये दूसरी कहानी है। मतलब ये 2 केस इन शॉर्ट, हाँ, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन। एक बम्बई में एक होटल थी एरोड्रम के, वहाँ पे नाम तो मेरे को याद नहीं रहा अभी, उसको उन्होंने बेचा और 3 महीने बाद उसने मतलब 80 करोड़ में बेचा था और 120 करोड़ में या वापस बेच दिया बिना किसकी कुछ किए। तो ये कहानियां हैं निजीकरण की। अब आते हैं अपन रेलवे की बात करते हैं कि ये जो फैसला है इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ऐसा अभी सरकार का फैसला है कि भाई 100 लगभग 150 ट्रेन है जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और लगभग 50 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको ऐसा कह रहे हैं कि भाई इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। हाँ। तो इसको लेकर आपकी क्या समझ है, क्या सोच है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? ऐसा है कि रेलवे इस देश की लाइफलाइन है। अच्छा। बम्बई में आप देखो तो जो लोकल ट्रेन्स चलती है जी, कितने लाखों लोग उसमें रोज इधर से उधर होते हैं, सफर करते हैं, है ना जी। इंडिया में भी 2 करोड़ 30 लाख करीब लोग, 2 करोड़ 30 लाख लोग रोज जाना सफ़र करते हैं। बिल्कुल, रेल में। ठीक बात है। और इससे सस्ता, सुलभ और सभी सुविधाओं युक्त जी कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो इसका निजीकरण होने से क्या होगा कि आम आदमी जैसे मेरे जैसे आदमी जो हैं आज बहुत सुविधा से रेल में बैठ करके और कहीं पे भी चले जाते हैं। जब प्राइवेट हो जाएगी तो सोचना पड़ेगा कि हम रेल में बैठ सकते हैं या नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका भाड़ा इतना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट तो अपने मुनाफा कमाने के लिए करेगा। अभी रेलवे एक्चुअली क्या है कि ये एक सेवा का क्षेत्र है। सेवा के क्षेत्र में निजीकरण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेवाएं नहीं मिलेगी उससे। ये बात तो है। तो सेवा अगर आपको आदमी की करनी है, जैसे शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ये सब चीज़ें जो हैं सरकार को चलानी चाहिए। और सरकार को इसलिए भी चलानी चाहिए कि सरकार हम सब से इसका टैक्स लेती है। ठीक बात। हर गरीब से गरीब आदमी जो मान लो केवल नमक ही खरीदता हो तो वो भी टैक्स देता है। बिल्कुल, और अब तो जीएसटी है तो हाँ, वो चीज़ें और डायरेक्ट टैक्स देता है। तो उनकी वो टैक्स इसीलिए देता है कि आप उनकी सुविधाओं का, उनके कल्याण का सरकार ध्यान रखे। तो एक तो बात ये है। इससे साफ नज़रिया ये है कि भाई प्राइवेट जो कर रहे हैं ये गलत है, मतलब जनता के हित में नहीं है। जी, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि सरकार ने इस मंशा के साथ में किया है कि रेलवे की एक तो खस्ता हालत है, मतलब जो ट्रेन अभी चल रही है इनकी हालत बहुत खस्ता होती जा रही है। रेलवे स्टेशनों की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मतलब बताई जा रही है। तो इसको लेकर सरकार ने मतलब इनको प्राइवेटाइज करने का मानस बनाया है। इसको आप किस तरह से? हाँ, ये हु सेज, ये कौन कह रहा है? ये गवर्नमेंट में बैठे, गवर्नमेंट में कह रहे लोग। हाँ। तो गवर्नमेंट चाहती है कि निजीकरण हो जाए, इसके लिए ये बातें कह रही है कि रेलें अच्छी नहीं हैं। कौन सी रेल अच्छी नहीं है? 130 किलोमीटर की स्पीड से रेल चल रही है आज। बिल्कुल, 80 से 130 किलोमीटर की स्पीड से रेल चल रही है। तो आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे और क्या चाहते हैं? ठीक है। अच्छा, 22 एक ज़माना था, मतलब 74 में 22 लाख लोग रेलवे में काम करते थे। अच्छा, आज आपने उसको 13 लाख कर दिया। मतलब रोजगार कम करते गए छटनी होती जा रही है। VRS छटनी सब तरह से, मतलब उसको आउटसोर्स ये जो कर रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब 13 लाख लोग काम करते हैं। जो 22 लाख लोगों का काम अगर आप 13 लाख लोगों से करवाएंगे तो निश्चित रूप में से उस सेवा में
फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि रेलवे के क्षेत्र में जो एक तरह से भर्तियां होनी चाहिए, हाँ, उसमें इजाफा होना चाहिए, वही कहना चाह रहे हैं? यस, इजाफा होना चाहिए। और 2.5 लाख पोस्ट तो खाली पड़ी है। अच्छा। और 1,30,000 पोस्ट एडवर्टाइज की हुई है अभी जो कि अभी निकल चुकी है। हाँ, अभी निकाल चुके हैं सितंबर के पहले, मतलब बल्कि चुनाव के पहले ही निकाल चुके थे जी। चुनाव के पहले। और उसमें करीब 2.5 करोड़ लोगों ने उस पे अप्लाई किया हुआ है, जी। है ना। और सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया उसके फॉर्म से कमाया है। तो मतलब आमदनी तो हुई है सरकार पे। आज भी रेलवे सारे उनके कामों की जो जीएसटी लगती है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। अच्छा। आज भी रेलवे 3,000 करोड़ रुपया सरकार को डिविडेंड दे रही है। अच्छा, समझे ना आप। और ऐसा नहीं है कि लॉस में है, तो घाटा घाटा बता रहे हैं कि ये मतलब ये यही तो बात है ना, ये परसेप्शन बनाने की बात है। अच्छा, वास्तव में क्या है स्थिति? वास्तव में आप इसके गूगल पे जाओ और उस गवर्नमेंट का जो रेलवे का जो साइट है उसको देखो, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, तो आपको लगता है कि मतलब रेलवे घाटे में नहीं? 67,000 किलोमीटर तो पटरियां हैं। अच्छा, उसका नेटवर्क है जी, कनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें हैं। और रेलवे अगर रेलवे प्राइवेट हो गया तो 13,000 की जगह 13 लाख की जगह 9 लाख रह जाएगी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो एक तरफ हम प्राइवेट वालों को फ़ायदा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम हमारे बच्चों को जो है भूखे मारने का इंतजाम कर रहे हैं। आम व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर निजीकरण हो गया तो? वही तो मैं कह रहा हूँ, आम व्यक्ति मेरे जैसा आदमी अगर जयपुर जाना चाहता है तो आज मैं 150-200 रुपये में जयपुर पहुँच जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बल्कि ये जो इंटरसिटी चलती है इसमें 100 रुपये में पहुँच जाता हूँ। ठीक बात है। ठीक है। अगर ये प्राइवेट हो गया तो मेरे को 300 रुपये कम से कम देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो मेरे पे, आम आदमी पे पड़ रहा है ना ये इम्पैक्ट, प्रेशर तो पड़ेगा। ये जो जितना हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है, दलित और आदिवासी लोग हैं, ये सपना हो जाएगा इनके लिए रेल में बैठना। हाँ, इतना महंगा हो जाएगा। क्योंकि अभी भी जो रेलें चल रही है, जैसे एक रेल चली और अब उसके पीछे के पीछे एक दूसरी रेल भी चलाएंगे, क्योंकि अगर वो फुल है और कैपेसिटी मतलब इतने वेटिंग है तो वो चलाएंगे लेकिन उसकी चार्जेस जो है 50% अबव होगा। बिल्कुल। तो अभी भी 50% अबव होगा, तो वो तो पता नहीं कितने, मतलब प्राइवेट में तो कितना करेंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि ये निजीकरण आम आदमी के हित में तो किसी भी तरह से नहीं है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन होने से मतलब जो कनेक्टिविटी है ट्रेन की, ये जो रेलवे है उसकी कनेक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? ये सिमटेगी कि और अच्छी मतलब आगे बढ़ेगी? आपको भाई देखो, कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा नहीं रहे मतलब उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। यही रेलें रहेगी, यही पटरियाँ रहेगी, यही स्टेशन रहेंगे। तो कनेक्टिविटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए तो यही मतलब कोई नई जगह तो कुछ बना ही नहीं रहे ना, तो क्या इम्प्रूव होगा जी? सिर्फ ये है कि उसके रंग रोगन हो जाए। हाँ, वही थोड़ा या जो खाली जगह पड़ी है वहाँ होटल बन जाएगी जी, है ना, तो या मॉल बन जाएगा, तो उससे क्या इम्प्रूव क्या होगा? मतलब एक सिटीजन आप हर चीज़ को बाजार से नहीं देख सकते हैं। ठीक बात है। मतलब सरकार की यह भूमिका आप सरकार की भूमिका बिल्कुल सरकार की भूमिका है कि सरकार जो है लोगों को रोज़गार दे, लोगों को सुविधाएं दे, लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे, ये और सस्ती दे। मतलब मैं एक बात ब्रिटेन जैसे देश में 40 साल पहले रेलवे को प्राइवेट किया था उन्होंने, वो आज वापस जो है निजी कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ला रहे हैं निजीकरण से। तो क्या स्थिति है वहाँ पर आई? नहीं तो सुविधाएं नहीं सुधरी ना। अच्छा, लोगों को नहीं, लोगों को प्राइवेट होने से नहीं हुआ कुछ भी ठीक। वही पहले उस समय ये था कि भाई देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, एक टीना फैक्टर चला था, उसमें जो है ये सारी चीज़ें हुई थी। हमारे यहाँ 30 में हुई थी, मतलब 2090 में हुई थी कि ये मतलब 1990 में जो उदारीकरण लाए थे वहाँ थोड़ा पहले आ गया
10, 12, 15 साल पहले, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें पहले शुरू हो गई। जी। और हमारे यहाँ तो चूँकि एक अलग तरह की व्यवस्था है और अलग तरह इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए कोई सरकार ये हिम्मत नहीं कर पाई। अब ये सरकार कर रही है, लेकिन परिणाम तो देखना चाहिए ना दूसरी जगह का भी। कोई ऐसा देश जो सरकारी मतलब जो ट्रेन है वहाँ पर सरकारी क्षेत्र में और अच्छा मतलब फैसिलिटीज सभी दे रहे हैं जगह, जनता को, सभी जगह है। मतलब मोस्टली कोई आप नाम वगैरह जैसे लेना चाहेंगे? चीन देख लो। अच्छा, और रशिया जैसे? रशिया में भी है, रशिया भी तो क्या उस तर्ज सरकारी, पर भारत में क्या नहीं होना चाहिए? सरकारी तो करण ही है रशिया में भी। ठीक है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सरकार में ही होना चाहिए सब चीज़ें। तो एक चीज़ आप मानते हैं कि मतलब सेवा क्षेत्र में अगर जनता को उसका भागीदार बनाते हैं? मैं तो कह रहा हूँ नॉट ओनली ट्रेन बल्कि एरोड्रम, एयरपोर्ट, एयर सर्विसेज भी निजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये भी मतलब हाँ बिल्कुल पब्लिकली होनी चाहिए। जी। रोडवेज की फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, मतलब बनिस्बत के कि ये लोक परिवहन और इस नाम से मूर्ख बना करके लोगों को चलाया जाए बसेस वगैरह, उससे रोडवेज की फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए। रोडवेज में मतलब बात ये है सब जगह निवेश की ज़रूरत है जी, और निवेश सरकार करना नहीं चाहती जी। उसी का सब लफड़ा पड़ा। सरकार का यही है कि सरकार की तरफ से वो निवेश नहीं करना चाहते और प्राइवेटाइज करके मतलब लोगों को उसमें एक बिजनेस की तरह उसको करना ओके ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर सरकार चाहती है कि निवेश हो, निवेश बढ़े, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? मैं सुझाव है मेरा कि नया क्षेत्र देखिए जो अब आज भी मतलब रेलवे की फैसिलिटीज जहाँ पे नहीं है, अच्छा, ऐसे क्षेत्रों को ढूंढे, नेटवर्क तलाश करें, नहीं, और वहाँ पे निजी उद्योगपतियों को कहे कि भाई आप यहाँ ज़मीन खरीदो, वो भी हम नहीं देंगे, आप खरीदो, रेल बिछाओ, पटरियाँ बिछाओ, मतलब स्टेशन बनाओ और चलाओ। आप चाहते हैं कि जो सरकारी क्षेत्र के तहत बनी जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल नहीं, हमारी संपत्ति जो है हमने तैयार की है, उसका उपयोग दूसरा क्यों करे? बिल्कुल ठीक बात है। और उसके प्रॉफिट के लिए, मतलब हमारी प्रॉफिट के लिए करता हो, हमारे सुविधा के लिए करता हो, जब तो ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये उसके प्रॉफिट के लिए हो रहा है, तो वो क्यों हो? तो आपको अगर निवेश चाहिए ना, तो निवेश आ जाएगा, और जो क्षेत्र में रेल नहीं गई है उस क्षेत्र को भी टच कर लेगा। एक नया नेटवर्क भी एक नया नेटवर्क बनाओ। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप वो काम नहीं करेंगे, आप चाहते हैं कि जो चीज़ें हमने बनाई है 70 साल में उनको बेच करके अपना धंधा काम चलाएं, तो ये सबसे मुश्किल काम, मतलब ये सबसे आसान काम है लेकिन जनता के लिए बहुत मुश्किल काम है। कोई सुझाव मतलब देना चाहेंगे तो आप? मैं एक सुझाव तो दे ही दिया आपको। एक और कोई वीडियो मतलब अच्छा सुझाव जो कि सरकार को मतलब हजम हो जाए, एक तरह से सहजता से उसको स्वीकार कर सके? नहीं, सरकार को निजीकरण करने के बजाय इसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी मशीनरी लगानी चाहिए, अपना निवेश करना चाहिए, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट, आप देखिए एक ड्राइवर को अगर आप 8 घंटे के बजाय 12 घंटे और 16 घंटे अगर आप रेल चलवाएंगे तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होंगे। बिल्कुल। फिर फिर आप ये कहोगे अरे यार ये तो निकम्मे आदमी हैं इसलिए जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी। नहीं, निकम्मे होते तो 3000 करोड़ रुपए जो है डिविडेंड नहीं देते आपको। जी बिल्कुल ठीक बात है ना। ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी आपने अच्छे तथ्यों के साथ में अपनी बात को रखा है, और निश्चित तौर पे जितने भी हमारे सुनने वाले साथी हैं वो इस मुद्दे के ऊपर गौर करेंगे कि जो रेलवे का जो निजीकरण का एक फैसला लिया गया है या इस तरह की जो बातें हो रही है वो किस तरह से देश की जनता को प्रभावित करेगा। जैसा कि सर ने कहा है कि रेलवे एक तरह से लाइफ लाइन है, क्योंकि ये लोगों की दैनिक दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा है, और लोग मतलब दिन रात या सुबह शाम आप कहीं आना जाना लोगों का होता रहता है। तो इसको लेकर जो लोगों का एक दिल से जो जुड़ाव है रेलवे से वो भी बहुत गहरा है। तो इन्होंने खुले तौर पर ये कहा है कि रेलवे का जो निजीकरण है वो एक तरह से बहुत ही घातक साबित होगा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।